हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 33। चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्कशीट है 33 और जिसमें हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड तथा गुणांक के बारे में। ये वर्कशीट आपको मिलने वाली है 4 फरवरी को। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इस वर्कशीट में। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिछली वर्कशीट में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था। अब बीजीय व्यंजक में पद, जिसको कि हम टर्म्स बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है, गुणनखंड फैक्टर्स तथा गुणांक, जिनको हम कोफिशिएंट कहते हैं, होते हैं। आइए इसे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे वर्कशीट के तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे उसे, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। पद मतलब टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि बीजीय व्यंजक के पद जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। मतलब उनके जो पद हैं उनमें आप जमा या घटा का चिन्ह लगाकर उनको अलग अलग करते हैं। एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, सब ये बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। पद के गुणनखंड को उसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं, ये भी समझाएंगे आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बताया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? पदों का समूह है, फिर उसके बाद पदों के गुणनखंड है और उसमें चर और अचर होते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले दिया गया है कि दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखें। तो आप देखें, जो सबसे पहले अभी हमने पीछे देखा कि बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं उनमें जमा या घटा का निशान से वो अलग होते हैं, जमा या घटा से। तो अब यहाँ पर आपको ये पद दिए गए हैं, पद मतलब ये टर्म्स दी गई हैं, 4 टर्म्स हैं। तो एक आप बीजीय व्यंजक इससे बना सकते हैं। कैसे? आप इस तरह से बना सकते हैं। पहले आप सारे पद आप लिख लें यहाँ पर, जैसे कि आपने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करें कि इनके बीच में जमा या घटा का निशान लगा सकते हैं। जैसे या तो सब जगह प्लस का साइन लगा दें, ठीक है ना। यहाँ प्लस का साइन आपने लगा दिया तो ये एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। या सब जगह जो है आप इनके बीच में, पदों के बीच में घटा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है कि आप घटा का चिन्ह लगाना चाहते हैं, जमा का चिन्ह लगाना चाहते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं उनके बीच में घटा या जमा का चिन्ह होता है। और ये जरूरी नहीं है कि सारे चिन्ह जमा के हों या सारे चिन्ह घटा के हों। आप जमा या घटा जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हैं, उससे आपका बीजीय व्यंजक जो है बन जाएगा। एक मैंने कर दिया है, इसी तरह से आप दूसरा तीसरा जो है खुद कर सकते हैं। बीच में आप जमा या घटा का निशान जो है आप इसमें चिन्ह जो है जमा या घटा का लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए, ये हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ पर आपको बीजीय व्यंजक में 3 जो है पद दिखेंगे। ये पहला पद है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, पहला पद है हमारे पास 4xy। दूसरा पद जो बीच में दिया हुआ वो है -5x और तीसरा पद है -6। ठीक है, ये 3 पद हो गए हमारे पास। अब पहले पद के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 4 के गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कि 4 किस किस पाढ़े में आता है। 4 1 के पाढ़े में भी आता है, 2 के पाढ़े में भी आता है, 4 के पाढ़े में आता है। और x और y के गुणनखंड कर लिए तो x और y हो गए इसके गुणनखंड। अब आप यहाँ देखेंगे इस पद का अचर भाग कौन सा है। देखिए हमने जाना था अचर जो होता है जिसका मान जो होता है बदलता नहीं है। तो इस पूरे पद में जो 4 है वो जो है अचर है, और जो एक्स वाई है वो हमारा चर है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बीच में जो पद है जिसको द्वितीय पद या दूसरा पद हम कह रहे हैं, तो ये -5x है। अब -5 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ थोड़ी सी गलती भी है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अगर -5 के आप गुणनखंड करेंगे तो 5 और घटा 1, या यहाँ पर घटा 1 लिख सकते हैं, या -5 या घटा 1 आप लिख सकते हैं, -5 और 1 लिख सकते हैं। और दूसरा इसका गुणनखंड हो गया x हो गया, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम अचर पद की बात करेंगे, अचर पद जो है वो है -5 और चर भाग जो है वो जो है हमारा वो है x, ठीक है। अब तृतीय पद की बात कर लेते हैं। तृतीय पद जो है हमारा वो है जमा का 6। अब 6 के गुणनखंड आसान है। 6 सोचिए किस किस पाढ़े में आता है। 6 1 के पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में, 3 के पाढ़े में और 6 के पाढ़े में, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें जो अचर भाग है हमारा वो तो 6 ही है, और चर इसमें कुछ है ही नहीं, एक्स वाई जेड कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर चर भाग कुछ भी नहीं है। तो आप ये देख लें कि हमारे बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं हम किस तरह से उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, और किस तरह से जो है हम उस पद के चर और अचर भाग को बता सकते हैं। देख लेते हैं आगे क्या है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक में अब यहाँ पर हम बात करेंगे गुणांक की, कि गुणांक क्या होता है। देखिए गुणांक बहुत आसान है समझना।
पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी 3 पद दिख रहे हैं, पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे वर्कशीट में क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए 4xy हमारे पास लिखा है, ठीक है ना। अब हमसे कहा जाए कि मान लीजिए कि 4 का गुणांक आपको बताना है। गुणांक एक तरह से सोच सकते हैं साथी है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको 4 का गुणांक बताना है तो आप 4 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 4 को अगर आप भूल जाओगे तो क्या रह गया, xy। तो हम बोलेंगे 4 का गुणांक है xy, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको मान लो x का गुणांक बताना है तो आप x को हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो जब x को हटा दोगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा, 4y बचेगा। तो x का गुणांक हो गया 4y। और इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि y का गुणांक बताओ, तो y को हटा दो थोड़ी देर के लिए। y को हटा दिया तो y का गुणांक क्या हो गया, 4x हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से अगर हमसे पूछते हैं कि बताओ भाई ये जैसे -5x है, तो हमसे पूछे कि भैया -5 का गुणांक बताओ, तो -5 को हटा दो। -5 को हटा दिया तो क्या बचा, x। तो -5 का गुणांक हो गया x। और इसी तरह से अगर कोई हमसे पूछेगा बताओ भाई x का गुणांक क्या है, तो x को हटा दो। x के साथ हटाने पर क्या बच गया, -5 बच गया। तो x का गुणांक क्या हो गया, -5। तो इस तरह से आप गुणांक, जिनको कि हम इंग्लिश में कोफिशिएंट्स कहते हैं, वो आप बता सकते हो। तो देख लेते हैं। अब जैसे देखो गुणांक निकालना सिखाया है। सबसे पहले आप ये देखो कि पहला पद है हमारा 4xy। अब इसमें हमारे पास अगर देखेंगे, तोड़ के इसे देखेंगे तो 4 है, x है और y है। 4x और y, ठीक है ना। अब देखो 4 का गुणांक पूछ रहा है, तो मैंने क्या तरीका बताया, अगर 4 का गुणांक पूछ रहा है तो 4 को हटा दो। तो 4 को हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, 4 को हटा दिया तो हमारे पास बचा xy। तो 4 को हटा दिया तो हमारे पास xy बच गया, ठीक है ना। इसी तरह से हमसे पूछ रहा है फिर कि xy का गुणांक बताओ। तो xy का गुणांक पूछ रहा है तो xy को हटा दो। तो xy को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमसे पूछ रहा है x का गुणांक बताओ, तो x को हटा दो। x को हटाया क्या बचा, 4y बचा। और फिर हमसे पूछ रहा है y का गुणांक बताओ, तो y को हटा दिया जाएगा। y को हटा दो तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम गुणांक बता सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे दूसरा पद है हमारे पास, दूसरा पद है -5x। तो -5x जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि -5x में अगर हमसे पूछा जा रहा है, -5x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 गुणा 5 और गुणा x, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि -5 का मतलब हो गया -1 गुणा 5। तो अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि -1 का गुणांक बताओ। तो -1 को हटा दो। तो -1 को हटाया तो क्या बचा, 5x बचा। और इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप बताओ भैया 5 का गुणांक बताओ, तो आप 5 को हटा दो। 5 को हटा दिया तो क्या बचा, -1x। तो -1x को आप -x भी लिख सकते हो। तो ये गुणांक वाला फंडा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान है। तो चलिए अब कह रहा है कि आओ पद, गुणनखंड और गुणांक जो है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, अभी आपने सीखा था। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसमें 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 हम सोचेंगे किस किस पाढ़े में आता है। 1 के पाढ़े में आता है, 2 के, 3 के पाढ़े में भी आता है, 4 के पाढ़े में भी आता है, 6 के पाढ़े में भी आता है और 12 के पाढ़े में भी आता है। तो 12 के गुणनखंड हो गए। और एक्स वाई के गुणनखंड क्या करोगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई हो गए इसके गुणनखंड। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 20, जो अचर है यहाँ पर 20। तो 20 आप सोच लो किस किस पाढ़े में आ रहा है। 1 के पाढ़े में आता है, यस। 2 के, यस। 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, फिर 6, 7, 8, 9, 9 में नहीं आता है, फिर 10 में आता है। फिर उसके बाद किस में आता है, 20 में आता है। तो ये तो 20 के गुणनखंड हो गए। और ए बी के गुणनखंड करोगे तो हो जाएंगे ए और बी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब आप 17 एच जी लिखा है, तो इसके आप गुणनखंड करोगे तो 17 किसके पाढ़े में आएगा, 1 के पाढ़े में और 17 के पाढ़े में। और एच जी के गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा एच और जी। एच और जी आ गया। इसी तरह से चौथे भाग में जाएं तो लिखा हुआ 50 एक्स वी जेड। तो 50 एक्स वी जेड, सबसे पहले 50 के गुणनखंड आप करोगे तो 50 आएगा 1 के पाढ़े में, 2 के पाढ़े में, फिर किसके पाढ़े में आएगा, 5 के पाढ़े में, फिर आएगा 10 के पाढ़े में, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर ये आ जाएगा 25 के पाढ़े में और फिर आ जाएगा ये 50 के पाढ़े में। और आगे क्या लिखा है, एक्स वी जेड। तो इधर हम लिख देंगे एक्स, इधर लिख देंगे वी और हम लिख देंगे जेड, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। इसी तरह से अब बात करें हम -40 की। तो -40 के गुणनखंड अगर आप करोगे तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कि -1, ठीक है ना। -1 से भाग हो जाएगा -1 के पाढ़े में, या पहले हम सीधा जमा वाले गुणनखंड लिख देते हैं। तो 1 के पाढ़े में 2, 4, 5, 8, 10, ठीक है ना। 20 के पाढ़े में भी आएगा, 40 के पाढ़े में भी आएगा और एम
तथा n, mn आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि हम इसके और गुणनखंड भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ घटा है तो हम इसके गुणनखंड ये भी लिख सकते हैं, -1, -2, -4, क्योंकि ये माइनस के पाड़े में भी आएगा, -5, -8, -10, -20, -40, m और n। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। इसी तरह से अब 15 FGH के बारे में बात, सॉरी छठा रह गया तो छठे के बारे में बात कर लेते हैं। 24 के गुणनखंड आप कर लो, तो 24 के गुणनखंड करोगे तो 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 3, 4, 6 के पाड़े में आ जाएगा, 8 के पाड़े में आएगा, 12 के पाड़े में आएगा और 24 के पाड़े में आएगा। अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास y। अब सातवां भाग है तो यहाँ लिखा हुआ 15 FGH, तो 15 के गुणनखंड कर लो पहले, 1, 3, 2 के पाड़े में 15 नहीं आता, 5 के पाड़े में आ गया, फिर उसके बाद 15 के पाड़े में, फिर आपने लिख दिया f, फिर आपने लिख दिया g और लास्ट में आपने लिख दिया यहाँ पर h। तो ये तो हो गए गुणनखंड। बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। तो यहाँ दिया हुआ है, दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अचर आप जानते ही हैं, जो संख्याएं होती हैं वो अचर हैं आपकी। तो जैसे यहाँ पर पहले भाग में अचर हो जाएगा 23, दूसरे भाग में क्या होगा बच्चों 12, तीसरे भाग में अचर क्या होगा, ध्यान रखिए यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन अगर ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ अचर भाग है -1, माइनस का 1। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे भाग में अचर क्या है, अचर है 79। पांचवें भाग की बात करें तो यहाँ पर आएगा 15, छठे की बात करें तो यहाँ आएगा 9, सातवें भाग की बात करें तो यहाँ अचर आएगा 18 और आठवें भाग की बात करें तो यहाँ पर आएगा 72। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिए गए पदों के चर भाग को ज्ञात करिए। तो चर भाग बहुत आसान है, तो इसका चर भाग जो है हमें पता है कि ASD ये सारे के सारे चर हैं, तो ASD ये चर हो गया। दूसरे में बात करें तो 6 तो अचर है, तो क्या बचा फिर बचा BNM। तीसरे भाग की बात करें तो 34 तो अचर है, तो क्या बचेगा यहाँ पर PQ, ये चर हो गए। और हम बात करें चौथे भाग की तो -1 तो हटा दो क्योंकि वो अचर है, तो क्या बचेगा यहाँ पर FGH, ये हमारे चर भाग हो गए। इसी तरह से पांचवें भाग की बात करें तो 8 तो अचर है, तो क्या बचेगा J और K, ये हमारा चर हो जाएगा। छठे भाग की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा XYZ और सातवें भाग की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा PQR। तो ये अचर भाग हमने लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थे आपके वर्कशीट के, करा दिए आपको, तो ध्यान रखिएगा कि ध्यान से समझ लें पद, गुणनखंड और गुणांक। ठीक है, वीडियो को देखें और अपनी किताब में से भी पढ़ें आप इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।